हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज तारीख 17 फरवरी को शुरू करते हैं प्रिलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल आपको पता है कि रिसेंटली जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने बीबीसी का ऑफिस में एक सर्वे कंडक्ट किया था। तो मोस्टली हमने जब न्यूज़पेपर में देखा है कि जब आईटी डिपार्टमेंट कहीं जाता है तो बताया जाता है कि इसने छापा मारा है या रेड मारी है। बट रेड और सर्वे में डिफरेंस होता है। रेड में क्या होता है कि आप जो भी कैश जो भी पेपर जो आपको मिलते हो आप सीज कर लेते हो। बट सर्वेस में आप सिर्फ एक इंपॉर्टेंट जो जानकारी जो आपने उस पर्टिकुलर ऑफिस से मांगी थी जो आपको प्रोवाइड नहीं हुई है, तो उसकी जानकारी लेने के लिए आप सर्वे करते हो। आप वहाँ पे देखते हो कि क्या इन्फॉर्मेशन है और जो भी आपको लगता है कि आपको जानकारी चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो इसी को सर्वे बोला जाता है। इसमें रेट नहीं होती है। इसमें आप कैश या फिर कुछ ऐसा वैल्यूएबल एसेट जो है वो आप सीज नहीं करते हो। तो यही सर्वे देखने को मिला बीबीसी का ऑफिस में। चार्ज क्या बताया गया कि जो बीबीसी का जो ऑफिस है ये ट्रांसफर प्राइसिंग में इन्वॉल्व है और जो भारत से होने वाला जो प्रॉफिट है वो डाइवर्ट कर रहे हैं अपने पेरेंट कंपनी में। तो बीबीसी की जो पेरेंट कंपनी कौन सी है? यूके में है बीबीसी, जो उनकी मेन पेरेंट कंपनी है। तो यहाँ पर हमें ट्रांसफर प्राइसिंग पता होना चाहिए कि ट्रांसफर प्राइसिंग होता क्या है। दरअसल आप इसे समझो कि कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। ठीक है, कंपनी ए पेरेंट कंपनी है और कंपनी बी सब्सिडरी कंपनी है जो किसी देश में कुछ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंपनी बी कंपनी ए से कुछ भी लेती है तो वो उसका ओवर प्राइस पे करती है। सपोज करो कि बीबीसी का ऑफिस है यूके में, उसके कुछ अपने मैनेजमेंट के खर्चे हैं, कुछ इंडिया ऑफिस से रिलेटेड उनका कुछ खर्चा होता होगा। अब सपोज करो वो खर्चा 100 रुपए होता होगा, बट वो बीबीसी जो इंडिया की कंपनी है उससे कितने चार्ज करते हैं? 500 रुपए। तो यहाँ से क्या होगा कि बीबीसी जो इंडिया में है वो क्या बोलेगा कि देखो हमको 500 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब उनका जो इनपुट है, जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, एक्सपेंडिचर उनका बढ़ जाएगा, तो उनका प्रॉफिट कम दिखने लगेगा। तो इससे उनको इंडिया में कम टैक्स भरना पड़ेगा और फायदा किसको होगा? यहाँ पर पेरेंट ए जो पेरेंट कंपनी है। तो इसी को ट्रांसफर प्राइसिंग बोला जाता है कि जब आप किसी कंट्री से टैक्स को कम करने के लिए या जो अपने प्रॉफिट को डाइवर्ट करने के लिए जो आप अपनी पेरेंट कंपनी को फायदा पहुंचाते हो, या फिर आप अपनी जो पेरेंट कंपनी होती है टैक्स हेवन कंट्रीज में होती है, जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, तो वहां पर अगर आप अपनी जो अपना प्रॉफिट जो शिफ्ट करते हो तो उसे ही ट्रांसफर प्राइसिंग बोला जाता है, ताकि जो आपका ओवरऑल टैक्स बर्डन है वो कम हो सके। बट इससे जो कंट्री होती है उसको नुकसान होता है। यहाँ पर किसको नुकसान हो रहा था? यहाँ पर इंडिया को नुकसान हो रहा था। बट एलिगेशन ये लगाया जा रहा है, जो भी जितनी हमारी जो भी मीडिया से रिलेटेड बॉडीज, उनका ऐसा मानना है कि चूंकि बीबीसी ने रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो 2002 के दंगों से रिलेटेड थी। उनका ये मानना था जो कि बीबीसी ने वो नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने के लिए करी या फिर एक प्रोपेगेंडा के तहत करी, इस वजह से जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है वो बदला लेगी। हमें पॉलिटिक्स में नहीं जाना, हमें सिंपल ये याद रखना है कि आखिर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है, क्योंकि यूपीएससी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगी तो वो टर्म पूछेगा जो न्यूज पेपर में सर्कुलेट होता है। यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर आपसे इनकम डिपार्टमेंट के सर्वे और रेट्स के बारे में पूछ सकती है, क्योंकि जनरली पहले क्या होता था कि वो सीआरपीसी आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में पूछती थी, बट अब क्या हो रहा है वो पुलिस कस्टडी जुडिशियल कस्टडी के बीच में डिफरेंस पूछने लग गई यूपीएससी। मतलब अब यूपीएससी थोड़ा सा और डेप्थ में जा रही है, तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। इसके बाद आर्म लेंथ प्राइसिंग क्या होती है कि जब दो कंपनी जो एक ही पेरेंट कंपनी से रिलेटेड होती है, ठीक है, जो पेरेंट कंपनी है सब्सिडरी कंपनी से, जब उनके बीच में जो भी गुड्स और सर्विस की जो सेलिंग होती है, जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी एक्सचेंज होता है, उसके प्राइसेस को लेकर वो ट्रांसपेरेंट रहे और उनके प्राइसिंग में कोई प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना रहे। उस एग्रीमेंट को, उस ट्रांजेक्शन को, उस प्राइस को आर्म लेंथ प्राइस बोला जाता है। तो इन्होंने बेसिकली बीबीसी इंडिया के ऑफिस के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने आर्म लेंथ अरेंजमेंट का फॉलो नहीं किया, जो कि इनकम टैक्स एक्ट में अवेलेबल है। जो ट्रांसफर प्राइसिंग जो इशू होता है उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया है। तो ये पूरी न्यूज है ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स को लेकर। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज मेमेटस क्लाउड को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट है नेब्रास्का, वहां पर इस मोमेटस क्लाउड को देखा गया है। अब इस मोमेटस क्लाउड का जो अपीयरेंस है, जो शेप है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बहुत डिस्टिंक्ट क्लाउड फॉर्मेशन है। आपको इमेज में बबल्स टाइप के दिख रहे होंगे, तो ये जो बल्जेस हैं, इस वजह से, इसके अपीयरेंस की वजह से इसे मोमेटस क्लाउड बोला जाता है। तो मोमेटस क्लाउड क्या है? एक अनयूजुअल और डिस्टिंक्ट क्लाउड फॉर्मेशन है, जहाँ पे आपको सीरीज जो बल्जेस दिखाई देंगे, पाउचेस दिखाई देंगे, जो कि किसी बेस से निकल रहे हैं। और ये जो बेस क्लाउड है ये एक लार्ज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है। ठीक है, तो जनरली एक क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है और उसके बेस में ये बल्जेस निकल के आते हैं, पाउचेस साइज के निकल के आते हैं। तो जब इस टाइप का फॉर्मेशन होता है क्लाउड का, तब इसे मोमेटस क्लाउड बोला जाता है। अब चूंकि ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से एसोसिएटेड है, जब भी क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड देखने को हमें मिलता है तब हमें हेल देखने को मिलता है, हेवी रेन देखने को मिलता है, लाइटनिंग देखने को मिलती है। इसी वजह से जब भी मोमेटस क्लाउड भी होता है तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हेवी रेन होने वाली होगी। अगर टेम्परेचर कम है एयर का तो वहां पर हमें स्नो भी देखने को मिल सकती है। इससे पहले मोमेटस क्लाउड हमें अर्जेंटीना में भी देखने को मिला था और अभी यूनाइटेड स्टेट्स में देखने को मिला है। तो यूपीएससी पूछ सकती है क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज हेयर कट को लेकर है। यहाँ पे नॉर्मल हेयर कट नहीं होता कि आप अपने सैलून में जाके जब अपने बाल कटवाते हो, वो हेयर कट नहीं होता। यहाँ पे जो हेयर कट होता है वो लोन का होता है, जो क्रेडिट होता है, जो डेट दिया जाता है। तो यहाँ पर उसके हेयर कट की बात हो रही है।
अब ये पूरा न्यूज में क्यों आया है? दरअसल इंडिया का जो G20 शेरपा है, कौन है शेरपा? अमिताभ कांत। ठीक है, तो इंडिया के G20 शेरपा जो अमिताभ कांत है, शेरपा का मतलब यहाँ पे होता है जो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं G20 में। ठीक है, तो वो हमारी तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? अमिताभ कांत। उनका ऐसा मानना है कि चाइना को हेयर कट लेना चाहिए, ताकि जो उसने लोन दे रखे हैं, अनसस्टेनेबल लोन जो उसने दे रखे हैं पूरे कंट्रीज को, जैसे कि श्रीलंका को, तो चूंकि जो श्रीलंका है वो लोन वापस नहीं कर पा रहा है और IMF उसको लोन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हर कंट्रीज को जिसने भी श्रीलंका को लोन दे रखा है उसे अपने लोन में थोड़ा तो कट लेना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हेयर कट का मतलब क्या होता है? सपोज कर आपने 100 रुपए का लोन दिया, ठीक है, पर अब पता चलता है कि जो जिसको आपने लोन दिया 100 रुपए का, अब वो दिवालिया होने की कगार में है, वो वापस नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या बोलते हो? चल ठीक है, तो एक काम कर, पहले 5 साल में देना चाह रहा था, अब इसको 10 साल में दे। पहले तुझे 100 रुपए देने थे, पर तू 80 रुपए ही दे। मतलब 20% का हेयर कट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया, क्योंकि उसकी स्थिति है नहीं देने के लिए। सेम केस श्रीलंका के केस में अप्लाई किया गया कि श्रीलंका को उसने बहुत सारा लोन दे रखा था चाइना ने। ठीक है, अब IMF ने जो बेल आउट की कंडीशन रखी है वो यही रखी कि चाइना को भी जो हेयर कट है वो लेना पड़ेगा। बट चाइना इस बात के लिए एग्री नहीं है। चाइना ने बोला है जितना हमने एक एक पैसा जो भी श्रीलंका को हमने लोन दिया है, वो श्रीलंका से पूरा पैसा वापस चाहता है, उसमें कोई हेयर कट नहीं करना चाहता चाइना। इसी को इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है कि आपको पर्टिकुलर कंट्री की थोड़ी हेल्प करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका की सिचुएशन ऐसी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिया ने IMF को भी क्रिटिसाइज किया है। यहाँ पर IMF जो है वो चाइना के स्टैंड पे ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहा है, चाइना को ज्यादा कन्विंस नहीं कर रहा है हेयर कट के लिए। उल्टा वो दूसरे देश जो है, जैसे कि इंडिया ने जो लोन दे रखे हैं, उस पे हेयर कट का बोल रहा है। हालांकि इंडिया ने मान ली बात, चलो ठीक है, हमारा पड़ोसी देश है, हमको इसकी हेल्प करना चाहिए, तो हम हेयर कट लेने तैयार है, क्योंकि चाइना ने तो कई देशों को लोन दे रखे हैं। तो जब भी हेयर कट की बात आएगी तो बाकी कंट्री हेयर कट लेने को तैयार हो जाएंगे, बट चाइना नहीं लेगा। तो ये IMF का भी यहाँ पर रोल क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो चाइना ने जितने पूरे कंट्री को लोन दे रखे हैं वो सब अनसस्टेनेबल है। पहले तो वो बहुत ओपेक लोन होते हैं, मतलब उनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो चाइना के लोन की, वो पब्लिक में आ ही नहीं पाती है। और जितने भी लोन दिए गए हैं सब चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू दिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पे वो लोन दिए गए हैं। जो चाइना जो क्या करता है वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को फॉलो करता है। डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में होता क्या है कि चाइना लोन तो देता है, चाइना को पता होता है कि ये जो लोन है सस्टेनेबल नहीं है। उसने हम्बन टोटा पोर्ट बनवाया, हम्बन टोटा पोर्ट का इतना ट्रैफिक था ही नहीं कि वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर सके और श्रीलंका उस लोन को रिपे कर सके चाइना को। श्रीलंका उस हम्बन टोटा पोर्ट का जो लोन था वो चुका नहीं पाया और रेड क्या करा, उसको 99 ईयर की लीज के लिए चाइना को उसे देना पड़ा। सोचो, एक स्ट्रेटेजिक एसेट है, अब चाइना को कंट्रोल में है, तो इससे उस देश की सोवरेंटी का क्या हाल होता होगा? सोवरेंटी का वायलेशन हुआ श्रीलंका के यहाँ। तो चाइना चाहता भी क्या था कि वो स्ट्रेटेजिक जो भी एसेट्स होते हैं वो कैप्चर करना चाहता है। वही वो अफ्रीकन कंट्रीज में कर रहा है, वही एशियन कंट्रीज में कर रहा है। चाइना अब पाकिस्तान के ग्वाडर में उसने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो कि पाकिस्तान की सस्टेनेबल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इतना रेवेन्यू जनरेट कर ही नहीं सकता कि वो चाइना का लोन रिपे कर दे। तो होगा क्या एट द एंड कि पाकिस्तान को भी वो जो एसेट जो बनाए गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए हैं, वो चाइना को ट्रांसफर करना पड़ेगा। भले ही ये लीज के तहत किया जाएगा, बट वो करना ही पड़ेगा। तो इससे जो पूरा कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? चाइना के पास चला जाएगा। प्रॉब्लम किसको आएगी? इंडिया को आएगी। आपके पड़ोसी देश में कौन स्टैब्लिश हो चुका है? चाइना। उसके नेवी आके रुकेगी, उसकी सबमरीन आके रुकेंगी, तो इससे हमारी सिक्योरिटी को खतरा हो जाता है। तो ये पूरा चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है, और चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है वो काफी खतरनाक लेवल पे पहुंच गई। क्यों? क्योंकि जितने भी लो इनकम कंट्रीज हैं उनका 37% जो डेट होता है वो चाइना की तरफ से है, और बाकी जो उनका 24% जो डेट होता है वो अदर कंट्रीज से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। मतलब उन गरीब कंट्री के जो देशों का जो लोन है टोटल, उसमें 37% जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ चाइना से अकेले से है। और सबसे ज्यादा लोन किसके दे रखे हैं? पाकिस्तान, अंगोला, इथियोपिया, केन्या, श्रीलंका, और सब अनसस्टेनेबल है। तो ये पूरी न्यूज होगी हेयर कट को लेकर। या तो यूपीएससी हेयर कट पर काम पूछ लेगी, या फिर चूंकि हेयर डेप्थ ऑफ डिप्लोमेसी या फिर बेल्ट ट्रेड इनिशिएटिव के बारे में पूछ लेगी। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते आएंगे हमारे अगली न्यूज स्नो लेपर्ड को लेकर। अभी न्यूज में क्यों है? दरअसल पहली बार ये 11,120 फीट की ऊंचाई में जो उत्तराखंड का जो डरमा वैली है, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर स्नो लेपर्ड को देखा गया है। जनरली जो स्नो लेपर्ड है वो कहाँ मिलते हैं आपको? जो आपका हिमालयन जो रेंज है वहां पर आपको देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर, खासकर लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क है, वहां पर सबसे ज्यादा आपको स्नो लेपर्ड है वो देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिलेंगे, सिक्किम में आपको देखने को मिलेंगे, बट पहली बार ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के डरमा वैली में ये देखने को मिला है। अभी जो स्नो लेपर्ड है इसको क्या बोलते हैं? घोस्ट ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं। और ये माउंटेन इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा की इंडिकेटर स्पीशी है। मतलब चूंकि ये टॉप प्रेडेटर होता है, इस वजह से इसकी संख्या जो है वो उस पर्टिकुलर माउंटेन इकोसिस्टम की सिचुएशन को दिखाता है कि अगर ज्यादा नंबर में स्नो लेपर्ड है, इसका मतलब माउंटेन इकोसिस्टम सस्टेनेबल है और अच्छा है, फिलहाल हेल्थी कंडीशन में है। बट जब इनकी संख्या कम होने लगती है, इसका मतलब जो माउंटेन इकोसिस्टम है वो डिग्रेड कर रहा है। अगर हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में इसे वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है, और कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के लिस्ट में इसे अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, जिसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है।
और हमारे देश की जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 की, उसमें भी इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसकी पोचिंग, इसकी हंटिंग कुछ नहीं हो सकती है। ये दरअसल सेंट्रल एशिया के माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। हिमालयस रीजन में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। मोस्टली ये लद्दाख के जो हिमेश नेशनल पार्क है, वहां पर ये पाया जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट है स्नो लेपर्ड को लेकर, जो यूपी से पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स को लेकर है। अभी आईटीबीपी न्यूज में क्यों है? दरअसल जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, सीसीए, उसने आईटीबीपी के 7 न्यू बटालियंस को अप्रूवल दे दिया है। मतलब अब आईटीबीपी फोर्स की 7 नई बटालियन बनाई जाएगी। तो हमें यहाँ पर आईटीबीपी फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। आईटीबीपी कब बनाई गई थी? ये जब 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हो रहा था, तब इसे बनाया गया था 1962 में। इसका काम है कि जो भी चाइना के साथ जो हमारी बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, जो चाइना के साथ हमारी बॉर्डर है, उसको ये गार्ड करता है। और ये हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में काफी सशक्त होते हैं। इंडिया चाइना जो बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर लंबी है, जो कि लद्दाख के काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल प्रदेश के जेचप तक चलती है। आईटीबीपी को पहले सीआरपीएफ एक्ट के अंदर बनाया गया था, बट 1992 में इंडियन पार्लियामेंट में आईटीबीपी एक्ट बनाया गया था। तब से ये इसी एक्ट के अंदर ये ऑपरेट करती है। इसका मोटो क्या है आईटीबीपी का? शौर्य, दृढ़ता, कर्म और निष्ठा, मतलब वेलर, डिटर्मिनेशन, डिवोशन टू ड्यूटी, ये इसका मोटो है। अगर हम ऑपरेशन को देखें तो आईटीबीपी इंडिया चाइना के बॉर्डर को गार्ड करता है। आसाम राइफल जनरली जो म्यांमार की जो बॉर्डर है उसको गार्ड करता है, और जो नेपाल और भूटान की बॉर्डर है उसको एसएसबी गार्ड करती है, और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसे बीएसएफ गार्ड करती है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि यूपीएससी ने 2017 के प्रीलिम्स से पूछा था। व्हाट इज द एम ऑफ द प्रोग्राम उन्नत भारत अभियान? तो उन्नत भारत अभियान जो भारत की स्कीम है, उसका एम क्या था? तो इसका जो एम ये था कि जो हमारे हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे आईआईटी, आईआईएम, इन्हें लोकल कम्युनिटी के साथ में इंगेज करना, ताकि जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो हमारी जो लोकल विलेजेस होती हैं, जो लोकल कम्युनिटीज है, तो उनकी जो रियल प्रॉब्लम्स होती है उनका कोई सोल्यूशन निकाले। क्योंकि आप सिर्फ इंडस्ट्री के लिए काम नहीं कर सकते, आपका मकसद ये भी होना चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी जो प्रॉब्लम है उसको भी आप एड्रेस कर सको। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उन्नत भारत अभियान लाया गया था, जिसमें कि जो हमारे इंस्टीट्यूट थे हायर एजुकेशन, उनको कनेक्ट करना लोकल कम्युनिटी के साथ में, ताकि उनके जो डेवलपमेंट चैलेंजेस है उनको टेक्नोलॉजी की सहायता से सॉल्व किया जा सके। तो इसका आंसर हो गया बी। इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।